हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल ढिरोलिया। उम्मीद करते सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो रिलेटेड है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से। हमने ऑलरेडी एमकॉम प्रैक्टिस सेट पे फर्स्ट सेशन अपलोड किया हुआ है, जहां हमने वो 50 क्वेश्चंस डील की है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बीएचयू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सो ऑन, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे उनसे हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है, सो दैट ये प्रैक्टिस सेट सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली रेलेवेंट हो। तो हमने फर्स्ट सेशन अपलोड किया था और आज हमारा सेकंड सेशन है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एग्जाम में देखना कई सारे क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट से कवर होने वाले हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट बहुत रेलेवेंट है। अब बहुत अच्छे से ये सारे प्रैक्टिस सेट कवर करके जाओ। एंड एमकॉम एंट्रेंस स्टूडेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें डिस्कशन करना था कि हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021। बेसिकली स्टार्टिंग की जो टेस्ट सीरीज होंगी वो कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, इसलिए वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलेवेंट होंगी। देन जैसे जैसे डेट्स अनाउंस होती जाएंगी अकॉर्डिंगली हम यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ आप अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। चलो फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू एमकॉम प्रैक्टिस सेट 2। देखो आज भी हमने वही सब्जेक्ट्स कवर किए हैं जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलेवेंट है। तो अब आप पूछोगे क्या मैम ये सारे क्वेश्चन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए? हाँ, इनमें जो हमने अगेन 50 क्वेश्चंस डील किए हैं ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि ये रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, अकाउंट से, एंड ये सारे सब्जेक्ट आप देखोगे ना तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ। अब देखो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जहां हमने बताया था कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, इफ द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म इज इनहांस्ड बियॉन्ड जेन्युइन नीड्स, इट decreases the profitability, increases the profitability, does not have any impact on the profitability, or the impact on profitability cannot be as certain। अब देखो अगर हम फर्म की लिक्विडिटी की बात करें तो ये बेसिकली फर्म की कैश पोजीशन की बात करता है, एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें लिक्विडिटी मतलब सिंपली हम किसकी बात करें? करंट एसेट की, क्विक एसेट की और वर्किंग कैपिटल की। बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट। तो एज पर थ्योरी लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों का रिलेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि लिक्विडिटी के इंक्रीज करने पे प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज करता है, और कई बार लिक्विडिटी के इंक्रीज होने पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो बेसिकली दोनों तरह का रिलेशन है, नेगेटिव भी एज वेल एज पॉजिटिव भी। ठीक है, बट क्या हम एग्जैक्टली लिक्विडिटी के इंक्रीज होने से क्या उसका एग्जैक्टली कितना इंपैक्ट पड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे ये कभी जान सकते हैं? नहीं, इसको एग्जैक्टली एसर्टेन नहीं किया जा सकता, बट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है। ये दोनों तरह की थ्योरी मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कैन नॉट बी एसर्टेन, कि आप उसको एसर्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, following information is available in respect of a material item: minimum limit 500 units, maximum limit 2500 units, daily requirement of material 100 units, time required for fresh delivery 10 days। The ordering level will be बेसिकली रीऑर्डर लेवल की बात कर रहा है, और हमने अपनी कॉस्टिंग से रिलेटेड जो एमसीक्यू सेशन अपलोड किए वहाँ हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया है कि इन सबका फॉर्मूला क्या है। तो रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला हमने बताया था सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज डेली यूसेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। तो सिंपली देखो सेफ्टी स्टॉक को हम लोग और किससे डिनोट करते हैं? मिनिमम लिमिट से। तो मिनिमम लिमिट गिवन है 500 यूनिट्स प्लस एवरेज डेली यूसेज गिवन है 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम गिवन है 10 डेज। इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1500 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन था। नेक्स्ट, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज अनचेंज्ड बट द नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइंड ओवर द सेम पीरियड। दिस कुड हैव हैपेंड इफ COGS increased relative to sales,
indirect expenses increased relative to sales, the government increased the tax rate or dividends were decreased. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें COGS की, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बिफोर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन, क्योंकि बेसिकली COGS की अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका कैलकुलेशन तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के पहले करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज रिलेटिव टू सेल्स, दैट इज हम किसकी बात करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने से रिलेटिवली सेल्स, इसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। एंड लास्ट ऑप्शन देखेंगे पहले कि डिविडेंड्स वर डिक्रीज, तो देखो डिविडेंड्स कब पे करते हैं, जब नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद। तो नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद जब आप डिविडेंड का कैलकुलेशन कर रहे हो या डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उससे भी आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स रेट, क्योंकि अगर टैक्स रेट बढ़ जाए, टैक्स रेट बेसिकली किस पे अप्लाई होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, है ना, दैट इज नेट प्रॉफिट जो हमारा आता है बिफोर टैक्स, उस पर हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। तो अगर टैक्स रेट इंक्रीज होगा तो नो डाउट हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन इंप्रूव लोअर इट्स डेट टू टोटल असेट्स रेशियो बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सिंपली कह रहा है कि डेट टू असेट रेशियो, आपको टोटल असेट रेशियो डिक्रीज करना है। अगर आप ज्यादा बोरो करोगे, क्या डेट ज्यादा बोरो करोगे, तो डेट बोरो करने से हमारा डेट टू टोटल असेट रेशियो इंक्रीज होगा। शिफ्ट शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म डेट और शिफ्ट लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म डेट, ये आप सिर्फ शिफ्ट कर रहे हो। और अगर हम बात करते हैं डेट की, है ना, यहाँ अगर हम लोग डेट टू टोटल असेट्स रेशियो की बात करें तो इस डेट में तो हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। तो अगर आप सिर्फ शिफ्टिंग करो तो शिफ्टिंग करने से क्या हमारा डेट टू टोटल असेट रेशियो चेंज होगा, नहीं, वो इंटैक्ट रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर हम इक्विटी शेयर सेल करें तो इक्विटी शेयर सेल करने से क्या होगा कि हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, और फिर इस कैश के इनफ्लो की हेल्प से हम डेट का पेमेंट कर पाएंगे, दैट इज जो भी हमारा लोन है उसका हम पेमेंट कर पाएंगे, जिससे हमारा जो बर्डन है डेट का वो रिड्यूस होगा। अगर बर्डन रिड्यूस होगा दैट इज डेट रिड्यूस होगा, और अगर डेट रिड्यूस होगा तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो भी रिड्यूस होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कंपनी के ऑडिटर की बात करें तो सिंपली ये जब अपॉइंट होते हैं तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए होते हैं, दैट इज इनका जो एक टर्म होता है वो फॉर 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 5 ईयर्स। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अपॉइंटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बेसिकली जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर इनको अपॉइंटमेंट करना होता है, किसका, ऑडिटर का। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये हमने पहले भी बताया है जब हमने पेपर डिस्कस किया हुआ था BHU का, कि इंटरनल ऑडिट बेसिकली इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। क्लियर। इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का, क्योंकि अगर कंपनी चाहती है कि वो इंटरनल हर चीज पे कंट्रोल रख सके तो उनको ऑडिट कराना होगा। नेक्स्ट, बैंक लोन्स इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आर जनरली नोन एज NPAs, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बेसिकली अगर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करें, ये एक ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है जिसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ड्यू हो चुका है बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नेक्स्ट, द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स profit after tax, profit interest and tax, profit before tax, profit which can be legally distributed to the shareholders of the company as a dividend. No doubt अगर हम divisible profit की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा profit जो कि जहाँ से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को पे कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट किसके लिए होना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब चाहे कंपनी उसको रिटेन करके रखे, चाहे डिविडेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे, वो एक अलग बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। जैसे हमने बताया भी था अपनी क्लास में, जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास डिस्कस की थी तो हमने वहाँ बताया था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसी अर्निंग को हम किसका नाम देते हैं बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट का। नेक्स्ट, द चेंज इन total revenue resulting from the sale of the one unit more of output means, देखो बेसिकली जो टोटल रेवेन्यू में चेंज होता है, और ये चेंज किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपको एक यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम अ गिवन आउटपुट।
क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, एडिशनल चेंज, और इसी एडिशनल चेंज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इन इंडिया इज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द BSE सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 30 shares. The central bank of our country is Reserve Bank of India, that is RBI. Next, ad valorem duty is levied according to value, quantity, both of the above or none of the above. अब देखो, अगर ad valorem duty की बात करें तो ये एक ऐसा टैक्स है जो कि completely based है on assessed value. Clear? अब ये एड वलोरम ड्यूटी, ये बेसिकली एक लैटिन फ्रेज है, और लैटिन फ्रेज में इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा ए, वैल्यू। नेक्स्ट, 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया 19th of July 1969। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डेल्ट विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया? नरसिम्हन कमिटी। A letter of credit is produced by no doubt importer। लेटर ऑफ क्रेडिट भी हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, जहां हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का एक पेपर डिस्कस किया था रिलेटेड टू 2017, वहां हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया है। अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो बताना, हम उस पर एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, average clause in a fire policy. Average the claim on the different policies taken by the insured. Insures the property at average premium paid for the last 3 years. Insures property at the average rate of premium received during the last years only. Penalizes under insurance. इसका करेक्ट आंसर होगा नो डाउट ए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एवरेज क्लॉज की, सिंपली एवरेज क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कि इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है कि जितना हमें लॉस हुआ है, जितना हमारा असेट डिस्ट्रॉय होने पे हमें लॉस हुआ है, उतना या उससे कम ही हमें रिफंड मिले। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, द इम्पोर्टर कैन नॉट टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स अनलेस ही प्रोड्यूसेस बिल ऑफ साइट, बिल ऑफ लैडिंग, शिपिंग बिल और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग बिल ऑफ लैडिंग की बात करें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि शिपिंग कंपनी देती है। ये बेसिकली एक ऑफिशियल रिसीट होती है गुड्स की, एंड एट द सेम टाइम ये इस बात का राइट भी देती है कि आप उसको पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे ले जा सकते हो। क्लियर? तो आपको बिल ऑफ लैडिंग देना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, when 3 sugar mills combine, it is an example of horizontal combination। कॉम्बिनेशन पे भी, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन पे भी हमने इंडिविजुअली क्लासेस अपलोड की हुई हैं। इसके कई सारे MCQs भी सॉल्व कराए हुए हैं। अगर वो क्लासेस आपने मिस की है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मैनेजर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट सुपरवाइज्ड बाय मैनेजर। करेक्ट आंसर होगा बी, कि कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज किया जा रहा है एक इंडिविजुअल मैनेजर के थ्रू। नेक्स्ट, which one of the following accounting equations is correct? No doubt asset is equal to equity plus liability। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, which one of the following accounting conventions stipulates that contingent assets appear as a footnote in the balance sheet? कंटिजेंट असेट वो असेट्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के होने पे अकर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्लियर? और ऐसा क्यों करते हैं कि उसको बैलेंस शीट की फुटनोट पे हम क्यों दिखाते हैं? ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेक्स्ट, which one of the following is correct with respect to going concern convention? The enterprise is not going to terminate its operation in the period ahead. The enterprise may not go out of business in the next accounting period. The enterprise may not divest or diversify its operations spheres. The enterprise may not revalue its assets during the current accounting year. लास्ट दो तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि गोइंग कंसर्न ये बताता है कि आपका बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। ये हमारा कंसेप्ट होता है, और इसी की वजह से हम करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को अलग अलग ट्रीट करते हैं। क्लियर? एज पर ऑप्शंस करेक्ट आंसर होगा ए, कि एंटरप्राइज इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट इट्स ऑपरेशन इन द पीरियड अहेड, क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, और ये फ्यूचर कितने ईयर्स के लिए होता है? फॉर इन्फिनाइट ईयर्स। आप जैसे बी ऑप्शन में देखो तो ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है। हम गोइंग कंसर्न में कभी भी 1 साल या 2 साल की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं फॉर इन्फिनाइट ईयर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अच्छा, ये जितने भी कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स हैं ना, सब पे हमने इंडिविजुअली क्लासेस अपलोड की है, तो सब
वो सारी क्लासेस नो डाउट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर इंटैंजिबल एसेट्स आर रिलेटेड टू इंटैंजिबल एसेट्स बेसिकली कहाँ बताया गया है, AS 26, तो करेक्ट आंसर होगा डी। AS 10 में क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS 12 क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक। और AS 24 है डिस्काउंटिंग ऑपरेशन। सब लर्न कर लेना AS का नाम। क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट है, करेक्ट आंसर होगा C, NPS। नेक्स्ट, अ लार्ज अमाउंट स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टीजमेंट। देखो अगर स्पेशल एडवर्टीजमेंट है तो नो डाउट उसका जो बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, और अगर हमें उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलने वाला है तो वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, setting the mission which encompasses objectives, policies and goals is known as operational planning, strategic planning, tactical planning और contingency planning। करेक्ट आंसर होगा B, strategic planning। बेसिकली यहाँ पे हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है related to objectives, policies and goals। Next, motivational process and not the motivators such is associated with मोटिवेशनल प्रोसेस कहाँ है, नीड ऑफ हिरार्की थ्योरी में। और अगर आप देखोगे ना तो इसका हमने पूरा हिरार्की भी बना करके टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग हिरार्की थ्योरी की बात करें तो ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन मोटिवेशन थ्योरी। क्लियर, मतलब ये पूरी तरीके से एसोसिएट किससे करती है, मोटिवेशनल प्रोसेस से, ना कि मोटिवेटर से। नेक्स्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट for work allocation on the shop floor, generating alternative for problem solving, the promotion of research and development, training employees। करेक्ट आंसर होगा B, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें, ये बेसिकली ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक की बात करता है। क्लियर, इसका एम ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करें किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि अगर ग्रुप क्रिएटिविटी है, ग्रुप है, 3-4 लोग हैं आपके साथ, तो नो डाउट हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। क्लियर, एंड अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें तो ये बहुत सारे फील्ड्स में भी यूज होता है, फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग टू जनरेटिंग हाईली क्रिएटिव आइडियाज़। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से ले करके आइडियाज़ क्रिएट करने तक हर एक फील्ड में ये काम करता है। क्लियर, तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, अ बैलेंस शीट शोज ओनली। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट को शो करता है। नॉमिनल अकाउंट फिर कहाँ आता है, ट्रेडिंग एंड PL में। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को हम उसी करंट ईयर में क्लोज कर देते हैं, बट पर्सनल अकाउंट दैट इज डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, रियल अकाउंट जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, इन सब का बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। नेक्स्ट, इफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज ₹30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, देन कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी। देखो एवरेज प्रॉफिट के केस में जब हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास दिया है 30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12%। इसको कैलकुलेट करके करेक्ट आंसर आएगा B, 2,50,000। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज। देखो लाइबिलिटी की बात करें तो दो तरह की लाइबिलिटी होती है, पहला कॉन्ट्रैक्चुअल और दूसरा स्टैट्यूटरी। करेक्ट आंसर होगा D। गार्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाइज इन केस ऑफ, गार्नर वर्सेस मुरे रूल बेसिकली अप्लाई होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में। बेसिकली वो सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट पार्टनर्स की बात करता है और वो कब आता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ना हो, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनमें से क्या नहीं अकर करेगा, लॉस ऑफ आउटपुट विद इन द इकोनॉमी, ये तो होगा क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो आउटपुट प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे। लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू भी होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होगा, बट क्या इंपोर्ट का और अनएम्प्लॉयमेंट का किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, नहीं। रीजन बीइंग, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट और इंपोर्ट की बात करें तो इनके आपस में जो लिंक है वो बहुत लिमिटेड है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट, अंडर इंडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम नो डाउट पर्टिकुलर टू जनरल, एंड डिडक्टिव में कैसे करता है, जनरल टू पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम लोग माइक्रो की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, हमेशा इंडिविजुअल की, और अगर एग्रीगेट की बात हो रही हो उस केस में हम बात करते हैं मैक्रो की। क्लियर, ऑप्शन में दिया नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग और नेशनल
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर नेशनल की बात करें तो नो डाउट हम मैक्रो की बात करें क्योंकि ये ओवरऑल की बात हो रही है, दैट इज एग्रीगेट की। एंड जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग किसकी बात करते हैं, ओवरऑल प्राइजेस की। किससे रिलेटेड, फॉर सम सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, एक सेट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी हम ओवरऑल प्राइजेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, नहीं। तो जनरल प्राइस लेवल भी कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, मैक्रो। सिर्फ एक ऑप्शन है फैक्टर प्राइसिंग, जो कि आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फैक्टर प्राइसिंग मतलब हो गया लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो ये क्या है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, तो ये किसके अंडर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो करेक्ट आंसर होगा सी, फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, देखो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर हमारी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी प्रोडक्ट की, एंड प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। क्लियर, दैट इज प्राइस एंड डिमांड के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। एंड बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर, दैट इज सेट्रिस पेरिबस, ये वर्ड सबने सुना होगा, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप किस में देखेंगे, प्राइस एंड डिमांड में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विद इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी इंक्रीजेस, with increase in price quantity decreases, other things remaining the same, quantity does not change with any increase in price or all of the above। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा। नो डाउट प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। बट इस रिलेशन के टाइम होगा क्या कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। जैसे आपकी इनकम कांस्टेंट होगी, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट माना जाएगा। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स। अब देखो अगर हम लोग बात करें इंडिफरेंस कर्व की तो सबको पता होगा कि ये जब भी स्लोप बनता है तो ये इस तरीके से बनता है, दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हर एक लेवल पे हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो लेट्स से मेरे पास दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, अगर हमें एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो नो डाउट हमें वाई का कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा, तभी तो हम इसका सेट ऐसा बना पाएंगे कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। क्लियर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, प्राइजेस ऑफ एक्स एंड वाई, स्लोप ऑफ द बजट लाइन और चेंजेस इन प्राइजेस। करेक्ट आंसर होगा ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा रेट शो करता है जो कि एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन सम यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई विच आर इक्वली प्रिफर्ड। मतलब ये दोनों गुड्स इक्वली प्रिफर्ड होंगे और इनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसके रेट को कौन बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें है MRS एक्स फॉर वाई की, दैट इज एक्स वाई की, तो ये क्या अमाउंट शो करता है, ये अमाउंट शो करता है कि हम कितना वाई के अमाउंट को गिव अप करें सो दैट हम x की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर पाए। क्लियर, और यही इंडिफरेंस कर्व शो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स टू। अब देखो अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस की बात करें तो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशन है वो हम बता देते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा एंड उस केस में टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करे तो ये कौन सी सिचुएशन होती है जहां ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, दैट इज इलास्टिक होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो रहा हो तो ईडी क्या हो जाएगा, 0। एंड इफ इन केस प्राइस इंक्रीज हो रहा हो साथ ही साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा हो तो ईडी हो जाएगा लेस देन 1, दैट इज इनइलास्टिक। दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशन में ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, डायरेक्ट रिलेशन में ईडी इज लेस देन 1 होगा। और जब प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0। तो अब ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा था इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक दैट इज ईडी इज लेस देन 1 एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स टू। टोटल एक्सपेंडिचर सिंपली क्या होगा, अगर ईडी इज लेस देन 1 है तो प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस
इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड। जैसे इफ इन केस मान लेते हैं कि हमारी ये कोचिंग सेंटर है जहाँ का हमें रेंट पे करना है, तो ये रेंट हमारे लिए क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा। बट जब हमारा आउटपुट बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट को हम जनरली पर यूनिट तो नहीं निकालते हैं, बट इफ इन केस हम सारे आउटपुट पे दैट इज यूनिट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस केस में मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बस कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। जैसे लेट्स से मेरा रेंट है 100 एंड हमने पहले यूनिट बनाई 1, फिर 2 बनाया, फिर 3, तो ये मेरी हो गई क्वांटिटी और ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। अब इससे अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा 100, सेकंड केस में होगा 50 और थर्ड केस में क्या होगा 33.33। तो ये क्या हो रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता जा रहा है अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी मीन्स पॉलिसी रिलेटिंग टू मनी एंड बैंकिंग इन अ कंट्री, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी रिलेटिंग टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग। करेक्ट आंसर क्या है, सी। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग से। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट, which country was the first to adopt a gold standard in the modern sense? मॉडर्न सेंस में सबसे पहले अडॉप्ट किया था ग्रेट ब्रिटेन ने, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय A.N. कैम्पक्रॉस। करेक्ट आंसर होगा बी। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है जो साथ ही साथ लर्न करते चलेंगे। नेक्स्ट, whose name is associated with the uncertainty bearing theory of profit? इसका करेक्ट आंसर है F.H. नाइट दैट इज बी। नेक्स्ट, अंडर फ्री एक्सचेंज मार्केट्स द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय, बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। क्लियर? और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट इनमें से कौन सी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मिंट पार थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी और WTO। करेक्ट आंसर होगा ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो बेसिकली बेस्ड होता है ऑन द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थ्योरी। बाकी सारी थ्योरीज पे भी आप डिटेल स्टडी कर लो क्योंकि आपने देखा होगा परचेसिंग पावर पैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, आइसोक्वेंट्स आर राइट एंगल्ड ओनली व्हेन। अब देखो अगर आइसोक्वेंट्स की बात करें ना तो इसमें 3 चीज याद रखना है। पहला, ये स्ट्रेट लाइन कब बनती है, दूसरा राइट एंगल कब बनेगी एंड तीसरा कर्व्ड आइसोक्वेंट्स कब बनेगा। बेसिकली जो आइसोक्वेंट का कर्व बनता है वो कैसे बनता है, लेफ्ट टू राइट, बेसिकली नेगेटिव स्लोप होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट लाइन भी बनती है, राइट एंगल भी बनता है और कर्व्ड आइसोक्वेंट्स भी बनता है। तो देखो हम तीनों ऑप्शन बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहला देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब हमारे पास जो दोनों फैक्टर्स दिए हो ना वो क्या हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपका जो आइसोक्वेंट कर्व है वो हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और ऐसा सिंपली इसलिए होता है ना क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अगर एक इनपुट में प्रॉब्लम है तो बहुत ही ईजिली उसको दूसरे इनपुट के साथ रिप्लेस कर सकते हो एट द सेम रेट। क्लियर? बट जब कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ना हो, दैट इज नो सब्स्टिट्यूशन इज देयर, उस केस में जो हमारा आइसोक्वेंट कर्व बनता है वो बनता है इस तरीके से, दैट इज राइट एंगल कर्व। क्लियर? अब देखो लास्ट है हमारे पास कर्व्ड आइसोक्वेंट, तो कर्व्ड आइसोक्वेंट इस तरीके से बनेगा और सिंपली कर्व्ड आइसोक्वेंट तब बनता है जब किसी भी तरह का जब मेरे पास जो फैक्टर्स है ना तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो और ना ही वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो। क्लियर? तो ऑप्शन में देखो क्या कह दिया, फैक्टर्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, फैक्टर्स आर न्यूट्रल, फैक्टर्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, फैक्टर्स आर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन करेक्ट क्या होना चाहिए था कि जब हमारे पास फैक्टर्स में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ना हो तो उस केस में राइट एंगल कर्व बनता है। क्लियर? तो ये चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन दिया होगा कि जहां फैक्टर्स में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ना हो वो ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? लास्ट, in a perfectly competitive market a firm in the long run will be in equilibrium when
लॉन्ग रन में तब इक्विलिब्रियम होता है जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो और ये सब मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। क्लियर? एंड ये ऑप्शन हमारे पास दिया है डी में, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। दैट इज अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पूछा जाए कि फर्म लॉन्ग रन में कब इक्विलिब्रियम होगा, जब ये सारी चीजें इक्वल होंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमने अपना सेट 2 कंप्लीट कर लिया। रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन हमने फर्स्ट सेट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर वो क्लास आपकी मिस हुई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जैसा कि आपने देखा कि ये सारे के सारे 50 क्वेश्चंस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ हमने वो सब्जेक्ट्स डील नहीं किए हैं जो यूनिवर्सिटी वाइज डिफर कर रहे हों। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम के लिंक दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग सेट 3 डील करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। इसी तरीके से हम कई सारे सेट अपलोड करेंगे सो दैट जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।